अध्यक्ष फौजिया खान के हाथों। उत्तन में फ्रीडा मोराइस ने अपनी लोक सेवा के चलते बहुत ही लोकप्रियता हासिल की है और वह आगे यह उम्मीद भी करती हैं कि इसी तरीके से वो जन सेवा में हमेशा से समर्पित रहेंगी। ये तो हमारा सौभाग्य है कि डॉक्टर फौजिया खान मैडम ने हमारी विनंती को स्वीकार करके यहाँ पे उत्तन गांव में आके ये कार्यालय ओपन किया है। यहाँ की महिलाओं को सचमुच ज़रूरत है कि किसी की आवाज़ की उनके पास आवाज़ कम है, ऐसा मुझे लगता है कि वो बोल नहीं पाते हैं, वो अपनी आवाज़ उठा नहीं पाते। तो हमारे सांसद रत्न जो है फौजिया खान मैडम, उन्होंने आज ये कार्यालय का ओपन किया है, तो उनको ताकत मिलेगी कि हाँ, हमारे पीछे कोई व्यक्ति हमारे साथ खड़ा हुआ है। तो फौजिया मैडम आज मेरे लिए नहीं मगर ये उत्तन करो के लिए एक आवाज़ बनेंगी, ये मुझे पूरा विश्वास है। मैडम गैस भी बांटे गए, किस तरह की? सिर्फ 11 लोगों को मैंने बांटे, मगर आपको पता है 1150 रुपए के पार हो गया है गैस। मगर हम ये सोचते हैं कि अगर 400 रुपए वापस होंगे तो बेटर होगा। हाँ, 400 रुपए तो हम अफोर्ड कर सकते। कितने सिलेंडर आ जाते हैं? 11 से मल्टीप्लाई बाय 3, तो इतने लोगों को और मिलता। अगर 400 रुपए का गैस होता, 1150 है, ये अफोर्ड ही नहीं कर पाते। 400 कैसे भी करके हो जाता था कांग्रेस के सरकार में। अभी भाजपा की सरकार ने तो 1150 पार कर दिए। ऐसा लगता है कि चूल्हा अभी जलाना पड़ेगा, लकड़ियों से चूल्हा जलाना पड़ेगा। हाँ, हमारे गांव में लकड़ियां हैं, तो अगर मोदी जी बोलते उससे धुएं से तकलीफ होती थी, ऐसा मोदी जी बोल रहे थे, तो शायद वो भी हमको वो हानिकारक होगा। तो गैस तो चाहिए, तो उन्होंने देना चाहिए। सांसद फौजिया खान ने आपके साथ ही साथ नारा भी लगाया, 400 रुपए गैस झालाच पाहिजे, जरूर होना चाहिए। आम आदमी को जीने का मौका दो, उनको जीना है, मार मत डालो। बस अभी यही बोलेंगे। खाने पीने पे भी आप जीएसटी ये वो लगा लगा के हमको खत्म कर दिया है। आम आदमी जो है, आज हम चलो अफोर्ड कर पाते हैं, व्हाट अबाउट दीज पीपल? ये कहाँ से अफोर्ड करेंगे? इनका रोज का जो 200 रुपए ये लोग कमाते हैं, 150-200 रुपए की कमाई होती है, कहाँ से वो लोग करेंगे? बाजार पेट जाते हैं तो उधर भी बाजार भाव भरना पड़ता है, सब कुछ है उनके लिए, क्या करेंगे वो लोग? मैडम, आपके जो पहले भी ऑफिस था, अभी इस ऑफिस में किस तरह की तब्दीली हुई है? क्या आप आगे कैसा आप लोग काम करेंगे? अभी 24 घंटे कार्यालय, क्योंकि रात के मुझे कॉल्स आते थे, डोमेस्टिक वायलेंस है, कहीं पे लेडीज लोगों को तकलीफ होता है, तो वो पुलिस स्टेशन आपको पता है कि चौली पे है, यहाँ से गांव से थोड़ा दूर है, और यहाँ का जो चौकी है वो रात के टाइम पे बंद रहता है। तो मैंने सोचा कि अगर हमारा ये गांव का चौकी जो है वो बंद रहता है, तो मैंने ये सोचा कि अगर नजदीक के नजदीक गाँव में अगर रात को भी औरतें आई तो उनको दरवाजा खटखटाने के लिए कहीं दूर लंबा जाना न पड़े। मेरा ही दरवाजा यहाँ पे गांव में ही है, वो खटखटाए तो हम उनकी आवाज बन के पुलिस स्टेशन तक या उनके घर तक हम जरूर पहुंचेंगे। आपके इस कार्यक्रम में सभी समाज के, सभी धर्म के, सभी वर्ग के लोग दिखाई देते हैं। यही तो बात है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की कि सभी को सेक्युलरिज्म है और सभी जाति धर्म को साथ में लेके राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी चलती है, और इसीलिए हम उनसे जुड़े हुए हैं। हमारे वरिष्ठ नेता शरद पवार सर यही बोलते हैं कि जातिवाद नहीं होना चाहिए, जो आज की गवर्नमेंट में दिख रहा है। कि हम ये चाहते हैं कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी वापस जोरों से सरकार बनाए और चुन के आए। अभी जो नगर सेवक है ज्यादा से ज्यादा चुन के आने चाहिए अभी अगले चुनावी इलेक्शन में, तो कहीं पे हम अपने सभागृह में बैठ के इनके मुद्दे उठाएंगे। मैडम, लेकिन आपके जिलाध्यक्ष यहाँ पर नहीं आते हैं, तो ये कहीं ना कहीं अनदेखी की जा रही है। शायद उनको कुछ तकलीफ होगी, शायद कहीं पे अटके होंगे, तो वी कैन नॉट से कि क्यों नहीं आए। कोई तकलीफ होगी इसलिए नहीं आए होंगे, तो उनके ऊपर हम कुछ नहीं बोल पाएंगे। बोला तुमसे फर्स्ट येस मॅम, आय एम ॲडव्होकेट डेव्हिड नुरिस फ्रॉम डोंगरी. ओके, आमच्याकडे 5 ते 6 गाव आहेत. चौक, पाली, उत्तन, डोंगरी, कोराडी. ओके, तर आमच्याच गावाच्या आमच्या डोंगरावर एक डम्पिंग ग्राउंड ठेवलं आहे. 15 ते 20 वर्ष त्याच्यासाठी झाली आणि खूप लोकांना त्रास होतो. फर्स्ट थिंग, तो जो कचरा जो घेऊन येतात त्याचं काहीच मॅनेजमेंट नसतं. कचरा रस्त्यावरती पडतो, त्याच्यामुळे खिचट रस्त्यावर पडतो, गाड्या स्लिप होतात आणि ऍक्सिडेंट्स वगैरे भरपूर होतात.
दुसरी गोष्ट त्या डोंगरावर असल्या कारणाने एकदम डोंगरावर आहे, दोन्ही बाजूला फार्मिंग असायचे. एका साईडला उत्तर आणि पालीची फार्मिंग व्हायचे आणि दुसऱ्या साईडला डोंगरी आणि तारोडीची फार्मिंग असायची. तर ते दोन्ही पण फार्मिंग 100% नष्ट झालेले आहेत. त्याचे फोटोग्राफ्स तुम्हाला त्याचे पत्र भेटतील. क्षेत्र डम्पिंग ग्राउंडचं ते फार्मिंगचं दोन्ही साईडला आपण केलं तर 20 ते 25 एकर दोन्ही साईडला क्षेत्र असेल. तर ती फार्मिंग म्हणजे 100%च नष्ट होत चाललेली आहे. फार्मिंग जर आपण बघूया, फार्मिंग आपण काहीतरी रोजगार करून आपण पोट भरू शकतो. बट आता जे त्याच्यामुळे आजार पण खूप वाढलेले आहेत. आपले सिनियर सिटीजन्स आहेत किंवा काय आहेत, तर त्यांना फुफ्फुसाचे आजार आणि खूपच वाढलेत. स्मोक, गरोदर स्त्रिया आणि ते म्हणजे सर्वांनाच, लहानापासून तर म्हणजे म्हाताऱ्या लोकांपर्यंत त्रास आहेच त्याचा. दुसरी गोष्ट, त्याच्यामधून आग लागते की लावली जाते माहित नाही, कारण त्यांची कपॅसिटी 10% पण नाही आहे डम्पिंगसाठी आणि तिकडे त्याच्या मल्टिपल्स कचरा तिकडे आणला जातो. तर ती आग लावली जाते की लागते माहिती नाही. त्याच्यामध्ये प्रोसेसिंग चालू असते, पण म्हणजे 100 रुपयाचा जर का कचरा येत असेल तर 10%च नॉट प्रोसेसिंग मध्ये 90% तो रोज जमा होत जातो त्याच्यामध्ये. तर त्याच्यामुळे लोकांना खूपच त्रास होत आहे. अँड भरपूर प्रोसेसिंग बंद आहे खरं म्हणजे, आणि फक्त कचरा डंप करताना कायद्याने असा गुन्हा आहे खरं म्हणजे. ऑलरेडी काही हायकोर्टच्या ऑर्डर्स पण झालेले आहेत. त्यांना काही 70 करोड पेनल्टीज पण लागलेली होती, तर त्यांनी स्टे घेतलं किंवा ते त्यांना 6 महिन्यामध्ये तो अजून एक सत्वार करून एक प्लेस त्यांना वेकेंट पण केलेले आहे डम्पिंग ग्राउंडसाठी. पण ते एमपीएमसी त्याच्यामध्ये मला ते इनिशियल घेतलं आणि तो शिफ्ट करायचा आणि ते जास्त प्रयत्न केलेला नाही. तर ते त्यांना ऑप्शन्स पण आहे, तरी सुद्धा त्या लोकांनी ते त्याचं काही इनिशियल घेतलं नाही. तर मॅम प्लीज तुम्ही हा जो आमचा पॉईंट्स आहे पार्लमेंटमध्ये प्रॉपरली स्ट्रॉंगली थोडंसं मांडा की आम्हाला थोडासा न्याय मिळेल. आंदोलन समुद्रामध्ये पण परिणाम आहे का? समुद्रामध्ये जो किचड आणि त्याच्यामधून पाणी जो आग वगैरे पाणी वगैरे मारला जातो, तर तो जो वे आहे समुद्रामध्ये जाण्याचा, तिकडून तो समुद्रामध्ये जातो आणि त्याचा मासळीवर सुद्धा परिणाम होत आहे. आणि तलावामध्ये, विहिरीमध्ये पण जी घाण जाते आणि वायू जाते. त्याच पूजा करत असताना, प्रार्थना करत असताना बोलत होतो, त्यावेळेला मला तो वास मध्ये येतो. म्हणजे आम्ही प्रार्थना पण करू शकत नाही, जेवू पण शकत नाही. आणि बिकट म्हणजे एकदम 5-6 बऱ्याच वर्षापासून हे चालू आहे. हो, भरपूर वर्षापासून चालू आहे. आणि याच्या अगोदर पण मॅम आंदोलन ऐसा आग रहता है वो, ऐसा आग डेली कंटिन्यू लगती रहता है. 2-5-8 दिन में मुझे भेज दो ये जरा. डेली 8-10 दिन में डेली इस तरह का आग रहता है. इतना पोल्यूशन सगळे मीरा भाईंदरमध्ये माहीत पडू दे का? फ्रीडम मैडम, आज आप उतन आए हैं, यहाँ पर आकर आपने यहाँ के स्थानीय लोगों की क्या समस्याएं सुनी और क्या आपसे अपेक्षा रखे यहाँ के नागरिक? सबसे बड़ा गंभीर विषय यहाँ डंपिंग ग्राउंड का है. इसके बारे में मुझे यहाँ के लोगों ने पहले बताया, लेकिन जब आके मैंने अपनी आंखों से यहाँ देखा तो मुझे सच में ये कितना विषय गंभीर है ये समझ में आया कि यहाँ की इतनी बड़ी लोक संख्या और उस लोक संख्या पे बिल्कुल इनह्यूमन अत्याचार हो रहा है, क्योंकि उनके जीवन से खेलने का काम हो रहा है यहाँ. और मुझे ऐसा लगा कि ये अंधा कानून है, बिल्कुल कोई यहाँ पे देखने वाला नहीं है कि इतना कचरा लाके फेंका जा रहा है. वो कचरे का पूरा पानी रस्तों पर आता है, समंदर में जाता है. यहाँ की फार्मिंग अफेक्ट हो रही है, यहाँ का ओशन अफेक्ट हो रहा है, और इधर इसका कोई सोल्यूशन नहीं होता. बहुत सारी चीज़ें मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ मैनेज हो रहे हैं. और जहाँ मैंने वहाँ जाकर देखा तो जो प्रोसेसिंग प्लांट्स है उसकी कैपेसिटी बहुत ही कम है इन कंपैरिजन टू जितना कचरा लाया जा रहा है. तो पूरा मीरा भाईंदर का कचरा लाकर एक 50,000 पॉपुलेशन की जगह पर क्यों डाला जा रहा है? ये कचरा अलग अलग जगहों पर डिस्ट्रीब्यूट भी हो सकता है, और उसका प्रोसेसिंग प्लांट जितना कचरा है उसकी कैपेसिटी के हिसाब से होना चाहिए. लेकिन ऐसा लगता है कि यहाँ 2008 से लेके अब तक जिस तरीके से ये कार्य चल रहा है, तो कितने लोगों के यहाँ हेल्थ पे प्रॉब्लम आए होंगे, ये हम इसकी कल्पना भी अगर करेंगे तो छोटे छोटे बच्चों के लंग्स पे क्या परिणाम हो रहा होगा, कैसे रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस हो रहे होंगे लोगों को, और क्या क्या है. क्योंकि जो समंदर में जो गंदा पानी जा रहा है उससे जो फिशेस है वो फिश हम खा रहे हैं, तो वो फिश का के ज़रिए से क्या लोगों को अफेक्ट हो रहा होगा. तो ये सारी चीज़ें देखकर बहुत तकलीफ़ हुई मुझे, और इसका कोई ना कोई रास्ता निकालने के लिए
मैं अपनी तरफ से यहाँ कदम उठाऊंगी और जो भी चीफ मिनिस्टर है, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर हैं, अब जो गवर्नमेंट है उनसे भी बात करेंगे हम, और एनसीपी के जो हमारे वरिष्ठ लीडर्स हैं उनसे भी बात करेंगे कि यहाँ इस तरह का अंधाधुंध कार्यक्रम चल रहा है और 50,000 लोग यहाँ डिस्ट्रेस में हैं। जिस तरह से हमने ये बात करने पर ही इतने लोग यहाँ जमा हो गए और इतने सारे निवेदन जो लोग दे रहे हैं, तो उसमें से समझ में आ रहा है कि एवरी वुमन, एवरी हाउस होल्ड यहाँ पर अफेक्टेड है और परेशान है। ये आवाज हाउस में उठाया जाएगा क्या मैडम? मुझे पता चला है कि ये पर्यटन क्षेत्र है, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि ये पर्यटन क्षेत्र केंद्र का है या राज्य का है। वो मैं अभी मालूमात आज ले लूँगी। अगर वो केंद्र में आता है तो पार्लियामेंट में मैं आवाज़ उठाऊंगी, और अगर राज्य में आता है तो यहाँ हमारे दूसरे लोग यहाँ हाउस में उठाएंगे, असेंबली में। ये ज़रूरी है इसलिए कि इतने सारे लोगों की ज़िंदगी से ये जुड़ा हुआ मसला है। मैडम, जिस वक्त ये प्रोजेक्ट यहाँ पर लाया गया था उस वक्त राष्ट्रवादी की लोकल बॉडी में भी सरकार थी और स्टेट गवर्नमेंट भी सरकार थी और आप भी राष्ट्रवादी से ही आते हैं, तो ये यहाँ के क्या राष्ट्रवादी के जो नेता थे, जो जिम्मेदार थे, उनका फेल्यूर कहा जाएगा इसे? वो तो सब मुझे देखना पड़ेगा कि ये प्रॉब्लम कब से क्रिएट हुआ और किसकी सत्ता थी वगैरह, और क्या सॉल्यूशंस कब शुरू हुए, ये सब देखने का वो है। लेकिन इतना कहना चाहूँगी कि किसी की भी सत्ता हो, कोई भी यहाँ पर हो, अगर वो सामान्य मानुष को उसके बारे में तकलीफ हो रही है तो हम सबको इसके लिए कदम उठाना ज़रूरी है और ये हम उठाएंगे। नहीं, लेकिन माना तो यही जाता है कि ये राष्ट्रवादी की ही देन है, उस टाइम में डंपिंग प्रोजेक्ट चालू है यहाँ पर। अगर वैसा है और राष्ट्रवादी के कोई नेता उस समय जो राष्ट्रवादी में थे, अगर उनकी तरफ से लिया गया कदम है ये, तो आज हम इसका सॉल्यूशन ढूंढेंगे। इस समय जब सरकार के 1-2 दिन ही बाकी थे और सत्ता बदल गई है, तब ये निर्णय लिया गया था। उस समय महाविकास आघाड़ी की गवर्नमेंट होने की वजह से जो निर्णय लिया गया उस वक्त उपस्थित जरूर थे, लेकिन ऐसा कोई समर्थन या कोई बैकिंग है ऐसा मैं नहीं समझती हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग हमारे ही पक्ष के कोर्ट में भी गए हैं और अभी भी कोर्ट में उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। किस बात को लेकर? ये नाम जो चेंज हुआ है तो इसकी कोई हिस्टोरिकल बेसिस नहीं है। ये हिस्टोरिकल बेसिस अगर नहीं है तो ये प्रोसेस सही तरह से फॉलो नहीं किया गया है। इस बात को लेकर लोग कोर्ट में गए हैं। बहुत सारी चीज़ें भावनाओं से जुड़ी हुई है, किसी कम्युनिटी की कुछ भावना है, किसी कम्युनिटी की कुछ भावना है, लेकिन ये कम्युनिटी वाइज सोचने की बात नहीं है। जब नाम चेंज होता है तो बहुत सारा उसके साथ एक हिस्ट्री जुड़ी हुई होती है, और अगर वो हिस्ट्री को बदलने का काम हो रहा है, ठीक है, बहुत अच्छा है। मैं भी बोलती हूँ कि महापुरुषों का सम्मान होना चाहिए, लेकिन फिर जहाँ महापुरुषों का सम्मान हो रहा है और भी बहुत सारी जगहें हैं। नागपुर को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का नाम देना चाहिए हमने, पूना को हमने महात्मा ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले का नाम देना चाहिए, और कई ऐसे सिटीज़ हैं जहाँ के लोग जो है बड़े बड़े हमारे नेता उस वक्त जो महापुरुष थे, उन्होंने जो वो कंट्रीब्यूशन दिया है उस जगह का, वो तो हिस्टोरिकली प्रूवन है कि उन लोगों का सच में उस जगह कंट्रीब्यूशन है। तो ये लोगों ने उठाना चाहिए। ये भी बात मैं डिमांड करती हूँ कि पूना का भी नाम चेंज होना चाहिए और उसको महात्मा फुले के नाम पे देना चाहिए, नागपुर का नाम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर पे देना चाहिए, और बहुत से महापुरुष हैं उन सब के नाम अलग अलग सिटीज़ को देना चाहिए जहाँ उनका कंट्रीब्यूशन है। औरंगाबाद नामकरण को लेकर आप भी वक्फ बोर्ड के मेंबर रह चुके हैं, हाल ही में है अभी, आप क्या कहेंगे उस पर? कार्रवाई थमती हुई तो नज़र नहीं आ रही है, कार्रवाई ज़ोरों से चल रही है, लेकिन बीच बीच में कुछ हर्डल्स ज़रूर आते हैं। जैसे कि सीओ, फुल टाइम जो सीओ थे उनको अचानक उनका रेजिग्नेशन मांगा गया,
गवर्नमेंट के ज़रिए से। तो वो जब उन्होंने रिज़ाइन किया तो एक इंचार्ज सीईओ आ गए। अब उनको संभाल के थोड़ा सा काम और गति देने का काम किया गया, तो फिर अब गवर्नमेंट ने उनको रोक लिया और एक दूसरा सीईओ भेजा है। तो उस वक्फ बोर्ड के काम में सीईओ बहुत इम्पोर्टेंट पोजीशन है, और अगर सीईओ को इस तरह से बार बार गवर्नमेंट वक्फ बोर्ड के मेंबर्स से बिना कोई बात किए के बदलती रहती है तो बहुत मुश्किल होती है। और इसीलिए जो काम इतनी ज़ोरों से चल रहा है, हमने कई कई जगहों पे एफआईआर्स किए हैं। अभी तक कभी इतिहास में इतने एफआईआर नहीं हुए हैं। खुल के आ रहा है कि कौन कौन से लोग अलग अलग जो रिलीजन की ज़मीनें हैं, जो हिंदू ट्रस्ट के भी ज़मीनें हैं, टेम्पल्स की ज़मीनें हैं, वो भी लोग हड़पने का काम कर रहे हैं। वक्फ बोर्ड के भी ज़मीन हड़पने का काम कर रहे हैं, और इसमें सबसे ज़्यादा प्रमाण मराठवाड़ा में है। भीड़ में तो एक बड़े नेता का भी नाम आया है जो खुद जिन पर एफआईआर हुआ है। तो ये बहुत गंभीर बात है। इसमें कई अधिकारी भी सस्पेंड हुए हैं, सीनियर अधिकारी। तो इस पर हम लोग काम तो कर रहे हैं, कहीं भी हम स्लो नहीं हुए हैं मेंबर्स।